हेलो माय नेम इज शिरिष श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ कि 20 रूल्स क्या हैं ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग के। ये रूल्स मैंने बनाए हैं एंड ये मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं। तो जस्ट लिसन टू देम एंड आई होप दे विल हेल्प यू व्हेन यू विल थिंक ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट फिल्म। ज़ीरो बजट फिल्म, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आपको फिल्म बनानी होती है तो आप किस तरह से बनाए। तो बेसिकली ज़ीरो बजट फिल्म कुछ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ पैसे तो हमेशा खर्च होते हैं। तो इसको लो बजट फिल्म मेकिंग भी कह सकते हैं। जीरो बजट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंपेयर टू अदर फिल्म्स इसमें बहुत ही कम पैसा लगता है, तो इसलिए इसको ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग के नाम से मशहूर हैं इस तरह की फिल्में, क्योंकि फेस्टिवल्स में अक्सर जाती हैं और इनाम जीत के आती हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा। जो किसी ने मुझे बोला था कि सर आप ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग के बारे में बताइए, कैसे करना है उसको या कैसे किया जाए। तो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट दिस। तो पहला रूल तो ये है कि जब आप अपनी स्क्रीन प्ले लिख रहे हो, वो लिखते टाइम आपको शूटिंग के बारे में सोचना है, क्योंकि जब बड़ी फिल्में लिख रहे होते हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लाइक आप धर्मा के लिख रहे हो या फिर आप हॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर के लिए लिख रहे हो, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। हवा में कार उड़ा सकते हो, आप बड़े मेंशन कर सकते हो, आप VFX डाल सकते हो, हॉरर पिक्चर बना सकते हो, आप मार्वल की तरह VFX वाली पिक्चरें बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। पर जब आप लो बजट फिल्म मेकिंग बना रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट के बारे में, शूटिंग के बारे में स्क्रिप्ट लिखते टाइम ही सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन सी लोकेशन आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। उसी के बेसिस पे आप अपनी फिल्म को लिखें। और ये जो रूल है ये बेसिकली रॉबर्ट रॉड्रिगेज की एक फिल्म है अल मरियाची, जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अल मरियाची लिखने से पहले रॉबर्ट रॉड्रिगेज ने भी ये देखा था कि उसके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके कमरे में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, कौन कौन से प्रॉप्स पड़े हैं। उनके बेसिस पे उसने वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और उसके बेसिस पे उसने वो पिक्चर को शूट किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी पहली फिल्म लिखें तो उसमें ये ध्यान दें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हैं। आपके पास कौन कौन सी लोकेशन है, आपके चाचा मामा के घर अवेलेबल हैं, आपका अपना घर अवेलेबल है, आपके फ्रेंड्स के घर अवेलेबल हैं, आपके कौन कौन से फ्रेंड्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सामान अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइक गिटार है आपके पास तो आप गिटार के अराउंड स्टोरी लिख सकते हो, कोई डॉग है आपके पास तो आप डॉग के अराउंड स्टोरी भी लिख सकते हो, या डॉग को एज अ प्रॉप यूज़ कर सकते हो, या अपने किचन में जो सामान है उसको इस्तेमाल करके कोई स्टोरी लिख सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसको देख के आप अपनी स्क्रीन प्ले लिखिए तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप अपनी स्क्रीन पे लिख रहे हो तो कुछ यूनिक स्टोरी ढूंढ के लाइए। अब आप कहेंगे यूनिक स्टोरी क्या होती है? यूनिक स्टोरी ये होती है कि जो आपके मन में एग्जिस्ट करती है और आप उससे घबराते हो, यार ये तो मैं बना नहीं सकता, ऐसी स्टोरी कुछ लेके आइए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत ही ट्रेडिशनल स्टोरी बनाते हो तो नॉर्मली लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े बजट में वो पिक्चर ऑलरेडी बन रही होती हैं। लाइक एक सिंपल सी लव स्टोरी अगर आप बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि लव स्टोरी से मार्केट भरा हुआ है। तो आपको कुछ तो अतरंगी बनाना पड़ता है ताकि लोग उसको देखें। अगेन फंडा ये है कि लोग उसको देखें। जब आप जिस भी चीज़ को बनाओ वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप खुद के लिए पिक्चर बना रहे हो, आपको ये भी है कि आपके मार्केट में पिक्चर जाएगी, लोग उसको देखेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि लोग ट्रेलर से उस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट हों, कुछ एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो उस चीज़ का। अब वो यूनिक कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी चॉइस है कि आप उस किस चीज़ को उठाना चाहते हो। माफिया के बारे में, ड्रग्स के बारे में, BDSM के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है वो। आप जिस चीज़ टॉपिक को उठाना चाहते हो, जिस चीज़ को उठाना चाहते हो, आप उस चीज़ को उठाओ, पर थोड़ा सा कोशिश करो यूनिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा उस कॉन्सेप्ट को ढूंढने में, बट इफ़ यू फाइंड दैट यूनिक कॉन्सेप्ट देन पिक इट and then start writing about it. थर्ड रूल ये है कि प्री प्लान एवरीथिंग एंड बी डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और आपको प्लानिंग करनी ज़रूरी है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपकी सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेट आपको नहीं मिला बीच शूट में, तो किसी वजह से लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और लोकेशन में शूट कर लो, या एक आर्टिस्ट चला गया तो आप दूसरे आर्टिस्ट को अफोर्ड करके बुला लो कि यार ये आर्टिस्ट नहीं है तो दूसरे आर्टिस्ट को पैसा देकर बुला लेते हैं। वो सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी है। एक एक शॉट पे आपका पता होना चाहिए कि ये शॉट मैं लूँगा, किस तरह से लूँगा, क्योंकि आपके पास एक एक दिन बहुत कीमती है। एक एक दिन जो आपका वेस्ट हो रहा है या आप उस पर शूट कर रहे हो, वो दिन में आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो इसलिए आपको देखना है कि कम से कम टाइम में मैं कैसे ज़्यादा शूट कर सकता हूँ। उसके लिए प्री प्लान करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा टाइम आप प्री प्रोडक्शन में दोगे या प्री प्लानिंग के लिए दोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी शूटिंग में। जैसे आपकी स्क्रिप्ट है उसको आप 100 बार पढ़ लो ताकि आपको याद हो। अगर आपके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं भी है तो भी आप उस फिल्म को शूट कर पाओ। इस लेवल का आपका माइंड डेवलप होना चाहिए अपने स्क्रीन प्ले को लेकर। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए अपने स्क्रीन प्ले में, एक डायलॉग पता होना चाहिए, एक शॉट्स पता होना चाहिए, एक सीन्स पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ आप शूट करोगे, किस तरह शूट करोगे, क्या क्या लोगे। क्योंकि सेट पे जाके आपके पास शायद ये टाइम ना हो कि आप सोचो कि अच्छा मैं ये वाला शॉट भी ले लेता हूँ, वो वाला शॉट भी ले लेता हूँ और एक्स्ट्रा शॉट्स भी ले लेता हूँ। क्योंकि उससे एक्टर भी परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, क्रू भी परेशान होता है, इरिटेट होता है, और आप एक्स्ट्रा फुटेज लेके आते हो जिससे एडिटर भी परेशान होता है। तो कोशिश करिए कि स्पेसिफिक शॉट्स ही लीजिए और वही लीजिए जो आप लेना चाहते हो। इससे टाइम सेव बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे को फॉलो करो कि आप
प्री प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखो और डिसिप्लिन रखो अपने आप को कि इस टाइम पे उठना है, इतना सारा काम आज करना है, अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है, उसका शॉर्ट ब्रेक डाउन करना है, उसकी सारी चीज़ें करनी है। तो एक लिस्ट बना लो कि प्री प्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और उसके बेसिस पे आप चीज़ें करना शुरू करो। अगर आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आपको शूट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि फाइंड अ कन्वीनियंट लोकेशन। आपको लोकेशन सेंट्रिक पिक्चर ही लिखनी पड़ेगी, जो कि आपके पास बहुत सारी लोकेशंस नहीं होंगी, तो वही लोकेशन चूज़ करिए जो इजीली आपके पास अवेलेबल है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पिक्चर को अपने ही घर में शूट करें, क्योंकि घर में क्या है कि वो आपके पास अवेलेबल है, माँ बाप आपको कुछ बोलेंगे नहीं, शूट करने देंगे, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आज किसी के घर में मेहमान आ गए हैं तो आज आप शूट नहीं कर पा रहे हो, या आज उसने आपको अपना घर नहीं दिया शूटिंग के लिए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, पूरा क्रू बैठा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप कन्वीनियंट जगहों पर शूट करें ताकि आप इजीली पिक्चर को शूट करें। और कोशिश करें कि आउटडोर में पिक्चरें ना शूट करें। आउटडोर में क्या होता है, साउंड रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत नॉइज़ होती है। तो अगर आउटडोर में शूट करना है तो ओपन एटमॉस्फेयर में ना शूट करें। जैसे कार के अंदर शूट कर रहे हैं, शूट कर लो, कार के अंदर आप साउंड कंट्रोल कर सकते हो, एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। तो जो क्लोज लोकेशंस हैं, कमरे हैं, हॉल्स हैं, उसमें शूट करो ताकि आपको साउंड भी अच्छा मिल सके और व्यूज़ भी अच्छे मिल सकें और आप लाइट को भी कंट्रोल कर सको। बाहर ओपन ग्राउंड में शूट करने में ये होता है कि सन की पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, अब ज़्यादा लाइट आप यूज़ कर नहीं सकते। सन की जो लाइट होती है उसी को यूज़ करोगे, तो सन की लाइट अगर आप 12 बजे शूट कर रहे हो तो वो लाइट डिफरेंट होगी, जो 2 बजे आप शूट कर रहे हो उसकी लाइट डिफरेंट होगी, और जो 4 बजे शूट कर रहे हो उसकी लाइट डिफरेंट होगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लोज लोकेशन में ज़्यादा शूट करें, क्योंकि एनवायरनमेंट कंट्रोल रहता है और आपके कंट्रोल में रहता है और आप अच्छा शूट कर पाओगे और आप कंट्रोल में रहोगे चीज़ों। इसके बाद पाँचवा जो रूल मैंने लिखा है वो ये है कि वर्क ऑन रॉ फाइल। बहुत सारे कैमरा होते हैं, जैसे 5D कैमरा है जो शुरुआत में आते थे, अब तो 5D Mark 4 में मेरे ख्याल से रॉ फाइल बनती है वीडियो की। फोटो की तो बनती थी पर वीडियो की नहीं बनती थी। रॉ फाइल में फ़ायदा ये होता है कि आपकी 8 GB की सेपरेट फाइल्स बनती हैं, जिसकी वजह से आपको कलर करेक्शन करने में थोड़ा सा ईजी होता है बाद में। अगर आप नॉर्मल कैमरे पर शूट करते हो तो उसमें इंटरनल कोडेक्स की वजह से ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट सब कुछ चेंज हो जाता है और आपको वैसे तो फुटेज बहुत अच्छा लगता है देखने में, पर पोस्ट प्रोडक्शन में आप ज़्यादा उसमें खेल नहीं पाओगे। तो ऐसे कैमरे पे कोशिश करो शूट करने का कि जिसमें आपके पास रॉ फाइल्स वीडियो की बनती हो, ताकि आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसके साथ खेल सको। और पर अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास वो कैमरा नहीं है, जो कैमरे रॉ फाइल देते हैं वीडियोस की वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, अगर आपके पास उस प्रिविलेज नहीं है तो भी आप नॉर्मल कैमरे पे शूट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उस पर शूट नहीं कर सकते और अच्छी पिक्चर नहीं बना सकते और बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। पर इंडिपेंडेंस आपकी चली जाती है वहाँ पे। सो कोशिश करिए कि रॉ फाइल ही शूट करें और साउंड को बिल्कुल इग्नोर ना करें। साउंड को बहुत लोग होते हैं जो विजुअल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं पर साउंड को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो आप कैमरे पे तो ध्यान दो पर साउंड इक्विपमेंट्स पे भी ध्यान दो कि क्या क्या इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मौके ऐसे होंगे जब आपके पास डबिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, आप डबिंग नहीं कर पाओगे, आप जो लोकेशन में आपने साउंड कैप्चर की है आप उसी को यूज़ करोगे अपनी फिल्म में। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप विजुअल्स के साथ साथ साउंड पर भी ध्यान दें और जिस भी कैमरे में शूट कर रहे हैं उस देखिए उससे कॉम्पेटेबल कौन कौन से साउंड सेटअप्स हैं उनको इस्तेमाल करिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में जाओगे। छठा पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जितने भी पेपर्स हैं, शॉर्ट ब्रेकडाउन्स हैं, आपका स्क्रीन प्ले है, वो सब ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपको किस दिन क्या शूट करना है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपका शेड्यूल प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए कि किस दिन आप किस लोकेशन में किन आर्टिस्टों के साथ शूट कर रहे हो और क्या क्या चीज़ें शूट कर रहे हो और कौन कौन से डायलॉग आपको कवर करने हैं, तो वो कॉन्टिन्यूटी भी आपको देखनी है। या उस पर्टिकुलर दिन कौन कौन से प्रॉप्स आप यूज़ करोगे जो एक्टिव हैं, इवन चाय का कप भी है जो आप यूज़ करने वाले हो और एक पर्टिकुलर चाय का कप है जो आप यूज़ करना चाहते हो, जो कि एज अ प्रॉप आप यूज़ कर रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। तो उस कप का जुगाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है, जो सेट पे सामान है वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, जो पोस्टर लगाने थे वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, बैकग्राउंड सही मिला है कि नहीं मिला है, लाइट सही लगी है कि नहीं लगी है, वो सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है कि पहले से ध्यान देंगे और ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सारा शेड्यूल बना लो पहले से एक एक पॉइंट का। ज़रूरी नहीं है उस शेड्यूल पर पिक्चर वैसे ही वर्क करे, पर कोशिश करो कि जितना हो सके आप उस शेड्यूल पर वर्क करो और ऑर्गेनाइज और प्लानिंग के साथ आप सेट पे जाओ। आपकी जो 7th पॉइंट है वो ये है कि मोस्टली जो आप अपनी पहली फिल्म बनाओगे उसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ काम करोगे। तो और आज जाहिर सी बात है आपके फ्रेंड्स एक्टर तो हैं नहीं, तो आप तो उनसे एक्टिंग करवा नहीं पाओगे, या फिर उनको थोड़ा सा वर्कशॉप दे दो पहले से कि थोड़ा सा एक्टिंग के लिए तैयार हो जाएं, वो स्क्रिप्ट याद कर लें। पर हर उंगली बराबर नहीं होती है, उसी तरह हर एक्टर जो होता है या जो एक्टर नहीं बनना चाहते हैं वो दोस्त भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो उतनी मेहनत करें जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको थोड़ी सी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में जो ट्रिक सबसे अच्छी होती है वो ये होती है कि आप ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें बहुत सारे कट्स हों।
आप लॉन्ग टेक्स ना लें, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टेक्स लेंगे उतना ज़्यादा आपकी फिल्म बोरिंग होगी, उतनी ज़्यादा एक्टर की परफॉर्मेंस दिखेगी। तो मल्टीपल कट्स में पिक्चर बनाएं, ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें आप बहुत सारे कट्स लें, तो एक्टर की एक्टिंग ढक जाती है उसमें बहुत ज़्यादा। और ये फंडे मैं मुंबई में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जब एक्टिंग खराब होती है तो अक्सर क्लोज शॉट, वाइड शॉट, साइड शॉट, सारे शॉट्स ले लेते हैं और उसको एडिट पे इतना कट करते हैं कि ऑडियंस डिसइल्यूजन हो जाती है और वो एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे पाती है, सिर्फ डायलॉग पे ध्यान देती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने जो नॉन एक्टर्स फ्रेंड्स हैं उनकी एक्टिंग भी अच्छी कर सकते हो, और जो डायलॉग्स हैं वो बहुत छोटे रखो ताकि फट 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 एक दूसरे पे कट करते रहो, ताकि ऑडियंस को टाइम ही ना मिले एक्टिंग नोटिस करने का, वो सिर्फ स्टोरी पे ध्यान दे सके। तो ये कुछ फंडे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो एक नॉन एक्टर से एक्टिंग कराने के। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लो, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए कुछ भी करते हैं और फ्रेंड्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आपको हेल्प मिलती है वहाँ पे। 8th पॉइंट है, इफ़ पॉसिबल आप ब्लैक एंड वाइट शूट करो, या इस तरह शूट करो कि आप पोस्ट में जाकर उसको ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट कर सको। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में क्या है कि आपको लाइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी छुप जाती हैं, बैकग्राउंड में क्या है वो चीज़ें छुप जाती हैं, कलर में सब कुछ विविडली दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से डिटेलिंग पे ध्यान देना पड़ता है। पर ब्लैक एंड वाइट में आपको डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप सिर्फ सनलाइट पर भी शूट करते हो तो भी आपका फुटेज बहुत अच्छा आएगा। पहली फिल्म मुझे लगता है कि हर किसी को ब्लैक एंड वाइट ही बनानी चाहिए, ताकि उसको कॉन्ट्रास्ट भी समझ में आए, सेचुरेशन भी समझ में आए, ये सारी चीज़ें, हाईलाइट, शेडोज, ये सारी चीज़ें समझ में आए। पहली फिल्म अगर हो सके तो ब्लैक एंड वाइट शूट करिए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट शूट करने में आपको बहुत ज़्यादा लाइट के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता है। आप अच्छे से पिक्चर को शूट करके क्लासी सिनेमा बना सकते हो, इसलिए शूट ब्लैक एंड वाइट इफ़ पॉसिबल। योर फर्स्ट फिल्म हैज़ टू बी ब्लैक एंड वाइट। 9th पॉइंट है, डोंट यूज़ गन्स एंड ब्लड एंड प्रॉप्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉप्स को, गन्स को इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप गन को चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी लाइसेंस लगता है। और दूसरे प्रॉब्लम ये है कि जो गन्स होती हैं जो फिल्मों में यूज़ होती हैं उसमें से गोली निकलती है, मतलब ऐसा लगता है कि गोली निकल रही है, आग टाइप की निकलती है, पर नहीं निकलती है, तो उसके लिए पटाखा बारूद इस्तेमाल करना पड़ता है। पर वो आप इस्तेमाल करते हो तो अगेन सेंसर वाले प्रॉब्लम करते हैं। अगर फिल्म आपकी रिलीज़ होने के मोमेंट पे आई तो आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे एनओसी लेने पड़ेंगे उसके लिए आपको, तो इसलिए गन को अवॉइड करिए। दूसरा गन का प्रॉब्लम ये है कि जब आप गन शॉट दिखाते हो तो फिर आपको उसमें मजल शॉट का वीएफएक्स करना पड़ता है बाद में पोस्ट में, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए गन्स को अवॉइड करिए, ब्लड को अवॉइड करिए, ब्लड में आपके कपड़े भी ख़राब होते हैं और उसको दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कोई ऐसा सीन दिखा रहे हो आप जिसमें कि ब्लड ऑलरेडी ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो वो आप कर सकते हो, पर ब्लड ऊज कर रहा है बॉडी से, गोली मारी और ब्लड निकल रहा है बॉडी से, वो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए उसको जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, और जहाँ तक हो सकता है एक्टिव प्रॉप्स को अवॉइड करिए, क्योंकि प्रॉपिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पहली फिल्म में, उतना ध्यान रखना मुश्किल होता है फिल्म मेकर्स के लिए। तो पहली फिल्म में कोशिश करिए कि आप प्रॉप्स का कम इस्तेमाल करें और ब्लड का और गन का भी कम इस्तेमाल करें, जहाँ तक हो सके ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो फिल्म मोस्टली डायलॉग बेस्ड या फिर स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए, इधर से उधर लोकेशन पे मूव करनी चाहिए। पर बहुत सारा इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद डिसोरिएंट हो जाएंगे और आपको बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी लगेंगे कॉन्टिन्यूटी देखने के लिए, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिस वॉज माई 9th एडवाइस। इसके बाद 10th एडवाइस ये है कि यूज़ फ्री सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर खरीदने में पैसा मत इस्तेमाल करिए। बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर में बहुत पैसा खर्च करते हैं, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो खरीद लिया या कुछ और खरीद लिया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर नेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, एडिटिंग के भी और साउंड डिज़ाइन के भी। ऑडेसिटी है, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो है, या बहुत सारे, मतलब ऐसे मुझे याद नहीं है, पर बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आजकल फ्रीली अवेलेबल हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को खरीदने में पैसा इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत परफेक्ट नहीं होता है। आप उस पर किस तरह से काम करते हो, आप उसे किस तरह से यूज़ करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर पर इन सब चीज़ों पर पैसा मत खर्च करिए। अगर पैसा खर्च करना है तो हार्ड डिस्क पर करिए, क्योंकि आपको अपना डेटा सेव करना बहुत ज़रूरी है, और हार्ड डिस्क काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, तो उसका थोड़ा सा पैसा पहले से निकाल के रख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। 11th पॉइंट है कि वर्क विद ओनली फ्रेंड्स, जो कि हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पर मैं फिर डिस्कस करना चाहूँगा कि उन्हीं लोगों के साथ काम करिए जो आपके अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो सेट छोड़ के नहीं जाएगा, आप उसे कभी भी वापस ला सकते हो। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोडक्शन आप रखते हो, लाइक 20 दिन 25 दिन का शूट रखते हो, तो आपके दोस्त भी क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं तो उनका मोटिवेशन कुछ दिनों के बाद लूज़ हो जाता है। तो कोई भी ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर मत रखो जिस पे आपको भरोसा नहीं है। आपका जो सबसे जिगरी दोस्त है उसी को सेंट्रल कैरेक्टर रखिए, वरना मत रखिए। वरना मल्टीपल कैरेक्टर्स की फिल्म बनाइए, ताकि अगर कोई एक्टर चला भी जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, या उसकी जगह किसी और एक्टर को ले सकते हो और दोबारा से शूट कर सकते हो। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम बहुत मैंने भी फेस करी है, अब भी फेस करोगे, जहाँ पे कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो धोखा देके चले जाते हैं।
और आधी फिल्म छोड़ के चले जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, पर आपको फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप रीशूट नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो उन्हीं दोस्तों को लो जो आप जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, और दोस्तों का इस्तेमाल करो क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा उनके साथ पहले से वर्कशॉप कर लो, थोड़ा सा उनको स्क्रिप्ट के लिए गाइडेंस दे दो, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि और जाहिर सी बात है, उन पर थोड़ा सा आप सॉफ्ट रहिए, उन पर गुस्साने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार डायरेक्टर जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो गुस्सा जाते हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो एक्टर नहीं है, वो आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा है, तो आप उसको हेल्प की तरह ही लो, और जितना वो कर रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपना पेशेंस मेंटेन रखिए और अपने फ्रेंड्स का इस्तेमाल करिए। 12th है सेव योर सेल्फ फ्रॉम ग्रीड। ऐसी बहुत सारी ग्रीड होती है जब आप अपनी पहली फिल्म बनाते हो, जिसमें आपको लगता है कि यार ये कैमरे की जगह मैं ये कैमरा ले लेता हूँ, या ये साउंड सेटअप की जगह मैं वो साउंड सेटअप ले लेता हूँ, या एक काम करता हूँ यार उस लोकेशन पे शूट कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो आपका ग्रीड भी बढ़ता जाता है, पर जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसको चेंज मत करो। जो कैमरा डिसाइड किया उसी कैमरे पे शूट करो, क्योंकि आप ग्रीड बढ़ाते जाओगे तो आपकी ग्रीड बढ़ती जाएगी, और हर एरिया में फिर वो ग्रीड बढ़ेगी। फिर आपको लगेगा मैं वहाँ जाके भी शूट कर लेता हूँ, ये भी शूट कर लेता हूँ, वो भी शूट कर लेता हूँ, इस कैमरे पे भी शूट कर लेता हूँ, वहाँ से भी साउंड इफेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से भी साउंड रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उसमें आपका पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपको आगे यूज़ करना है, आपको आगे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पैसा बचा के रखना है। जितना भी अपनी जीरो बजट फिल्म में आप पैसा बचाओगे, किफ़ायती से शूट करोगे, उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी ग्रीड के चक्कर में मत पड़िए कि मुझे पिक्चर इसलिए माइंड ब्लोइंग हो जाएगी क्योंकि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे शूट कर लोगे, या एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड हो जाएगा आपका, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टोरी पे ध्यान दो, तो आपकी फिल्म जो है वो बहुत कमाल की बन के निकल के आएगी। 13th पॉइंट ये है कि सेव योर सेल्फ फ्रॉम परफेक्शन। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग इस परफेक्शन के चक्कर में बर्बाद हुए हैं, और मैंने बर्बाद होते देखा है। जितने भी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी तो वो बहुत अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी वो पिक्चर बनाई क्योंकि वो पिक्चर उनको बनानी थी। और 1-1.5 घंटे की पिक्चर बनाने में जो एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं वो अपने आप में महान होते हैं। मतलब कि उसमें आप जितना सीखते हो आप कहीं नहीं सीख सकते। तो इसलिए आप परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो आप फिल्म कभी नहीं बना पाओगे। आप ये मत सोचो कि आपकी फिल्म ऑस्कर में सेलेक्ट हो जाएगी, सनडांस में सेलेक्ट हो जाएगी, या रिलीज़ करोगे तो लाखों करोड़ों लोग देखने के लिए आ जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहली फिल्म आपकी बेसिकली इसलिए होनी चाहिए ताकि आप प्रोसेस सीख पाओ। अगर अच्छी बन जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। ये सोचो कि मुझे फेस्टिवल में पिक्चर भेजनी है, पर एक कंडीशन मत रख दो कि यार फेस्टिवल में जानी है और उसे अवार्ड जीतना ही है। तो ऐसी कंडीशन मत रखो, वरना आगे जाके डिसअपॉइंटमेंट ही होता है। इसलिए परफेक्शन के चक्कर मत पड़ो कि मैं जब तक पूरा तैयार नहीं होता तब तक मैं पिक्चर शुरू नहीं करूंगा। अगर आपने एक डेट प्री प्रोडक्शन में डिसाइड कर ली है कि मैं 1 मार्च से अपनी पिक्चर शूट करूंगा, तो आप 1 मार्च से शूटिंग में चले जाओ, बजाय इसके कि आप तैयार हो या नहीं हो। आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप उसके बाद शूटिंग पे जाओ, क्योंकि आपने डिसाइड किया था कि आप 1 मार्च को शूट पे जाओगे। वरना आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। 1 मार्च का 15 मार्च हो जाएगा, 15 मार्च का 1 अप्रैल हो जाएगा, 1 अप्रैल का 1 मई हो जाएगा। टाइम निकलता जाएगा और आप शूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी भी किसी भी मोमेंट पे प्री प्रोडक्शन के आपको ऐसा नहीं होगा, नहीं लगेगा कि आप पूरी तरह से तैयार हो अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छा है, पर एक मोमेंट आपको देना पड़ेगा जहाँ आपको ये रोकना पड़ेगा कि बस इससे ज़्यादा प्रिपरेशन अब मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद आप अपनी फिल्म बनाना शुरू करो। 14th पॉइंट ये है टेक मोर शॉट्स एंड डोंट यूज़ लॉन्गर सीक्वेंसेज। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉइंट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बेस्ड है। मैं जब अपनी पहली फिल्म शूट कर रहा था तो मैंने गोदार्द बहुत देखा था, और बहुत सारी रशियन, फ्रेंच, इटालियन फिल्में देखी थी जिनमें लॉन्गर शॉट्स होते हैं। तो मैं लॉन्ग शॉट्स ट्राई करना चाहता था, तो मैंने ट्राई किया, पर उससे मुझे ये गलती पता चली कि जब एडिट पे फिल्म जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो मन में वैसा ही फुटेज आया हो, उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कट्स हैं तो पिक्चर इंटरेस्टिंग होती है। जितने ज़्यादा कट्स होंगे आपकी पिक्चर में उतनी पिक्चर इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, यहाँ पे इस रात से बचना है कि बहुत ज़्यादा कट्स होंगे तो पिक्चर थोड़ी सी डिसओरिएंट कर देती है ऑडियंस को, पर इतने कट रखिए कि पिक्चर आपको लगे, ऑडियंस को ऐसा लगे कि पिक्चर बहुत फास्ट मूव कर रही है। जितने ज़्यादा कट्स होंगे पिक्चर उतनी फास्ट मूव करेगी। इसलिए जितने ज़्यादा कट्स आप ले सकते हैं लीजिए। अगर आप कोई वाइड शॉट लेना चाहते हो और आपको लगता है कि आपको फिल्म में सिर्फ वाइड शॉट ही यूज़ करना है, उसके बावजूद आप मिडिल शॉट और क्लोज शॉट भी लेके रख लीजिए सेफ्टी में, क्योंकि आपको एडिटिंग में हेल्प मिलेगी। क्योंकि एडिटिंग में कई बार डायरेक्टर का माइंड भी चेंज हो जाता है। उसको वही शॉट जो शूट के टाइम में अच्छा लग रहा था वो एडिटिंग के टाइम में अच्छा नहीं लग रहा होता। उसको लगता है कि काश मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा शूट कर लिया होता तो मैं इसके डिफरेंट एंगल्स लगा के सीन को आगे बढ़ा लेता। क्योंकि कई बार जब आप 1 टेक शॉट लेते हो तो वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं। जब एडिट टेबल पे वो जाते हैं तो आपको लगता है कि इसको मैं कट कर सकता या छोटा कर सकता, तो मैं छोटा कर लेता। पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा शॉट नहीं है तो आप उसको छोटा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका मन करे या ना करे, आप वाइड शॉट लो, लॉन्गर शॉट लो, कुछ भी लो, उसके एक्स्ट्रा शॉट्स लेके रखो तो आपको हेल्प मिलेगी। 15 पॉइंट ये है ट्राई टू क्राउड फंड। इसमें कुछ जाता नहीं है किसी का कुछ भी। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किक स्टार्टर है, इंडिगो है, फेसबुक है, जिस पे आप लोगों को बोल सकते हो कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो आप उसमें लोगों से पैसे मांग सकते हो।
तो आप वो भी एक चीज़ ट्राई करो। नहीं आता है पैसा, कोई बात नहीं, जितने पैसे आते हैं उसमें शूट करो, पर एटलीस्ट ट्राई करने में कुछ नहीं आता है। तो क्राउड फंड की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जो क्राउड फंड में बनती हैं। तो आप कोशिश करो कि अपना क्राउड फंड की फिल्म के लिए पैसा अरेंज करो, लोगों से पैसा मांगो, और इसमें बिल्कुल भी शर्म महसूस मत करो। जितनी बेइज्जती झेल सकते हो झेलो। माँ बाप से पैसा मांगना है, रिश्तेदारों से पैसा मांगना है, फ्रेंड से पैसा मांगना है, मांगो और बेइज्जत हो जितना होना है, पर अपनी फिल्म बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि फिल्म बन जाएगी तो आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। और ये सारे लोग जो आज आपको पैसा देने में कि हम आज पैसा नहीं दे पाएंगे, हम थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं, वो कल को प्राउड फील करेंगे कि आपने उनकी फिल्म बनाई और फिल्म में प्रोड्यूसर ने उनका नाम दिया है। तो बिल्कुल बेझिझक होकर लोगों से पैसा मांगो और पैसा मांग के अपनी फिल्म बनाओ और किसी भी तरह अपनी फिल्म कंप्लीट करो, क्योंकि एक बार फिल्म कंप्लीट हो जाती है तो सब लोग बहुत हैप्पी फील करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि वो आपसे एसोसिएटेड थे। 16 पॉइंट है, पुट मोर बजट फॉर पोस्ट प्रोडक्शन। ये गलती बहुत सारे फिल्म मेकर्स करते हैं कि वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कोई भी बजट नहीं रखते हैं। मैंने भी ये गलती करी है कि शूट पे मैंने खर्चा कर दिया और पोस्ट के लिए मैंने पैसा नहीं रखा। जो एक्चुअल पैसा आपका खर्च होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन पे ही खर्च होता है, क्योंकि डबिंग होती है, साउंड होता है, फॉली होता है, एडिट होता है, वीएफएक्स होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो आपको पोस्ट में करनी पड़ती हैं, जो आपने शूट के टाइम में एक्सपेक्ट नहीं की होती हैं। आपको इवन जो क्रेडिट रोलिंग बनानी होती है वो भी आपको किसी एडिटर से बनवानी पड़ेगी। अगर आप खुद सारी चीज़ें कर सकते हो तो अच्छा है, पर नहीं कर सकते हो तो आपको पोस्ट के लिए पैसा बचा के रखना पड़ेगा। तो जो भी पैसा आप बचाते हो वो आपको पोस्ट में हेल्प करेगा। तो जितना शूटिंग के टाइम में पैसा बचा सकते हो बचाओ। अगर शूटिंग आपकी, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि शूटिंग आप सिर्फ 20,000 रुपये में करो, ताकि 80,000 रुपये रखो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन पे ही फिल्म एक्चुअली बन के आती है। पोस्ट प्रोडक्शन पे ही फिल्म जो होती है वो एक्चुअली दुल्हन बनती है। तो उससे पहले सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की होती है फिल्म जो होती है, उसके बाद वो दुल्हन जो बनती है वो एडिटिंग टेबल पे बनती है। तो उसको दुल्हन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से पिक्चर मार्केट होती है और वहीं से पिक्चर निकल के आती है। आपने कितना अच्छा शूट किया है, पर अगर आपका पोस्ट अच्छा नहीं है तो फिल्म कभी भी नहीं चलेगी। साउंड आपकी पिक्चर का बहुत अच्छा होना चाहिए, तो साउंड पे पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पोस्ट के लिए पैसा बचा के रखें। 17th पॉइंट ये है, डोंट इग्नोर फूड एंड हाउसिंग एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट। बहुत सारे फिल्म मेकर जब बजट बनाते हैं तो कैमरे को बजट में डाल लेते हैं, साउंड को डाल लेते हैं, लोकेशन को डाल लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें डाल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पर वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि सेट पे लोग खाना भी खाएंगे। जिस हाउस में आप शूट कर रहे हो वहाँ पे भी लोग खाना खाएंगे, गैस का खर्चा आएगा, खाना खरीद के लाना पड़ेगा। इवन आप घर पे खाना बनवा रहे हो तो खाने का जो राशन है, वेजिटेबल्स हैं, आटा है, वो सब भी लगेगा। तो वो छोटे छोटे खर्चे हैं जो लगेंगे। आप प्रिंट आउट निकाल लो स्क्रिप्ट के सारे एक्टर्स के लिए, तो प्रिंट आउट का भी खर्चा है, 100-200 रुपये का प्रिंट आउट निकलेगा। उसका फिर लेमिनेशन, वो स्पाइरल बाइंडिंग कराओगे, नॉट लेमिनेशन, स्पाइरल बाइंडिंग कराओगे, उसका पैसा जाएगा। तो ये छोटे छोटे कॉस्ट हैं जो दिखते नहीं है पर ये होते हैं। तो इसके लिए कंटिजेंसी का 10,000 रुपये निकाल के रखो, क्योंकि ये खर्चा होता है। 10,000, 20,000, 30,000, मतलब जितना आपको लगता है, कुछ ना कुछ पैसा उसका ज़रूर निकाल के रखिए, क्योंकि आपको शूट पे पता नहीं चलेगा कि छोटे छोटे कॉस्ट आपको कितना इफेक्ट करते हैं। कई बार सेट पे लाइट फ्यूज़ हो जाती है तो उसका नया बल्ब लेके आना पड़ता है। कई बार वो बल्ब जो होते हैं वो 500-500 रुपये के होते हैं। वो छोटा छोटा खर्चा आपको लगता है, पर वो छोटा छोटा खर्चा आगे जाके बहुत बड़े खर्चे में तब्दील हो जाता है। जब आप अपना पूरा बजट देखना शुरू करते हो कि कहाँ कहाँ मेरा खर्चा हुआ, तो पता चलता है कि आपके जो मैक्सिमम खर्चे हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे हुए हैं जिनको आपने कंसीडर ही नहीं किया था। इसलिए उन सारी चीज़ों को कंसीडर करो। कंटिजेंसी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पहले से उसको डिसाइड कर लो कि खाने पे कितना खर्चा होगा, लाइट्स, एक्स्ट्रा लाइट्स अगर लगेंगी या एक्स्ट्रा बल्ब लगेंगे उसमें कितना खर्चा होगा, क्या वायर्स लाने पड़ेंगे, आपको कितनी पेनें खरीदनी पड़ेंगी, मार्कर खरीदने पड़ेंगे, स्क्रिप्ट बनानी पड़ेंगी। उन सब का खर्चा पहले से लिख के रखो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो फिल्म प्रोडक्शन में भी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कंटिजेंसी रखते हैं। एटलीस्ट 10% की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं सेट पे जो आपने इमेजिन ना करी हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कैश रखना हमेशा ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ हमेशा अपने दिमाग में ध्यान से रखिए। 18th पॉइंट ये है कि जो आपने मान लो फिल्म डिसाइड किया है कि मैं 20 दिन में अपनी फिल्म शूट करूंगा, तो आप कोशिश करो कि आप 2 दिन एक्स्ट्रा का प्लान करो, लाइक 22 दिन का प्लान करो या 23 दिन का प्लान करो। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो शूट आप कर रहे हो वो उसी दिन पूरी हो जाए जिस दिन आपने प्लान किया है। कई बार शूट में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई एक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है, कभी आधे दिन शूट नहीं हो पाता है किसी वजह से, कभी बारिश हो गई, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं सेट पे जिसको आप पहले से नहीं सोच सकते या नहीं प्लान कर सकते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार आप शॉट लेना चाहते थे, कुछ शॉट मिस हो जाते हैं जो आपको अगले दिन शूट करना पड़ता है। तो इसके लिए 2-3 दिन एक्स्ट्रा रखिए और एक्स्ट्रा कैश रखिए उसके लिए कि भैया अगर एक्स्ट्रा दिन शूट होता भी है तो मैं उसके लिए भी पहले से तैयार हूँ। क्योंकि अगर आप 20 दिन का तैयार करते हो और 20 दिन में आप शूट करते हो, शूट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हो क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दिन का प्लान नहीं किया है। तो आप जब भी प्लान करो, अपने 15 दिन का शूट प्लान किया है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके रखो, ताकि मैं 17 दिन में शूट, मैं 15 दिन में शूट करूंगा पर 2 दिन कंटिजेंसी के, इसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा पैसे निकाल के रखूंगा। अगर शूट बढ़ता है तो अच्छी ठीक है, नहीं बढ़ता है तो और अच्छी बात है कि चलो पैसे बच गए। कोशिश करो कि अपनी टाइमलाइन में आप पिक्चर को शूट करो, पर अगर प्रॉब्लम होती है तो एक्स्ट्रा दिन का भी सेफ्टी रखो, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक 18वां पॉइंट था।
इसके अलावा 19th पॉइंट है फाइंड गुड फूड फॉर गिव गुड फूड टू क्रू, बेसिकली नॉट फाइंड, गिव गुड फूड टू क्रू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत सारे फिल्म मेकर्स मिस करते हैं, क्योंकि आप अपने क्रू को जीरो बजट में पैसे नहीं दे रहे हो तो वो खुश नहीं होते हैं और 3-4 दिन बाद सब लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है कि शॉर्ट फिल्म में तो लोग इरिटेट नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता है 1-2 दिन का शूट है, किसी तरह दोस्ती यारी में निपटा लो। पर जब शूट लंबा होता है, 20-25 दिन का होता है, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो उनको अगर आप खाना अच्छा दे रहे हो एटलीस्ट तो वो इरिटेट नहीं होंगे। और खाने पे सबसे ज़्यादा बवाल होते हैं, सुनने में बड़ा स्टूपिड और अजीब सा लगता है पर सबसे ज़्यादा बवाल खाने में होते हैं कि आप खाना अच्छा नहीं खिला रहे हो, एटलीस्ट आप पैसा नहीं दे रहे हो तो खाना तो अच्छा खिलाओ कम से कम। तो ये भी लोग कमेंट करते हैं और ये कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा झेलने को मिला है जब भी मैं शूट पर रहता हूँ अपनी फिल्म की। तो खाना अच्छा खिलाओ एटलीस्ट अपने क्रू को, तो एटलीस्ट वो कंप्लेन नहीं करेंगे। रात में अगर आप जो लोग दारू पीना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो चीज़ों का जुगाड़ करके रखो, क्योंकि दारू सिगरेट जब आप उनको देते हो तो उनका एक लालच होता है कि चलो दारू सिगरेट फ्री का मिल रहा है, तो इसलिए वो शूट पे बरकरार रहते हैं, मतलब वो जाते नहीं हैं छोड़ के। क्योंकि शूट पे 3-4 दिन बाद पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है। जब आप डायरेक्टर हो, आप अपने काम में बिजी हो, तो बाकी लोग सब खाली बैठे हुए हैं, तो वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि अरे यार ये डायरेक्टर परेशान कर रहा है, अरे यार इतने शूट कर रहा है, इसको तो डायरेक्शन ही नहीं आता, फिर भी कुछ भी कर रहा है, इस फिल्म का होना ही क्या है, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे 50 तरीके की चीज़ आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप उनको एक लालच दे के रखो कि अच्छा खाना मिल रहा है, तो खाने पर ध्यान दो कि उन्हें प्रॉपर नाश्ता मिले, प्रॉपर दिन का खाना मिले, शाम को चाय बिस्किट मिले और रात का खाना भी उनको अच्छा मिले। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हो तो आपका क्रू आपको छोड़ के नहीं जाएगा और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट खाने पे अच्छा ध्यान दो। इसके अलावा 20th पॉइंट जो है वो है हैव फन एंड डोंट बी टू सीरियस। जब भी आप अपनी फिल्म बनाओ तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब आप जो पिक्चर बना रहे हो अगर नहीं बनी तो आप मर जाओगे, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप फिल्म बनाओ और आप उस प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हो तो आप कभी भी एक अच्छी फिल्म नहीं बना पाओगे। आपको प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है और आप सबके साथ हिल मिल के रहो। बहुत ही सीरियस मुंह बना के, गंदा सा मुंह बना के इधर उधर मत टहलो, वरना वो एक निगेटिविटी पहुंचाता है सेट पे। डायरेक्टर का काम बाकी चीज़ों को से हटा के ये भी होता है कि वो सेट पे पॉजिटिविटी लेके आए, सेट पे सबको एंथुजियास्टिक रखे, हमेशा मोटिवेटिंग बातें करें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सबसे कॉन्वर्सेशन करो, सबको मोटिवेटेड रखो। ये बहुत ज़रूरी है, जो मैंने बार बार बताया कि PR स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, तो उस पर ज़रूर वर्क करो। तो ये मेरे 20 पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो उस बारे में मुझे बताइए, तो उस बारे में आपको बताऊंगा। और कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो उस बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसका भी जवाब दूंगा वीडियो बना के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।